morning, dear friends, dear students. This is Björn from ESOFT IELTS Camps. Today I am going to start new section in the reading. आज हम रीडिंग के अंदर कल जैसे हमने लिस्ट ऑफ हेडिंग की थी, आज हम कुछ इंफॉर्मेशन होगी जो पैराग्राफ से मैच कर रही होगी, तो उनको हम आज करेंगे. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी इसके अंदर आप पढ़ रहे होते हो, कुछ भी आप पढ़ते हो, उसकी आपको वोकैबुलरी का नहीं पता है. मोस्ट बच्चे कहते हैं सर हमें वोकैबुलरी का नहीं पता होता है. सर आपको वोकैबुलरी का पता तभी आपको जल्दी आंसर मिल जाते हैं. आप वोकैबुलरी छोड़ दीजिए. वोकैबुलरी आप कोई भी सेंटेंस पढ़ोगे ना, उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड्स दिए जाते हैं जिससे कोई एक वर्ड का आपको मीनिंग नहीं भी पता चल रहा है तो आप ऑटोमेटिकली उसको समझ सकते हो. बट आपको इस पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. आपको पर डे कम से कम 2-3 पैसेज आप पढ़ो और उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, जिससे आप एक बेटर वे में आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. रीडिंग को किस तरह से पढ़ा जाता है और किस तरह से उसको अंडरस्टैंड किया जाता है. तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं. तो जैसे यहाँ पे ऑटर्स हैव लॉन्ग थिन बॉडीज एंड शॉर्ट लेग्स, तो आपके दिमाग में इसी की इमेजिनेशन बनी हुई कि ऑटर्स किसी, अब आपको होगी सर ऑटर्स का हमें पता नहीं क्या है, तो अभी इसने रीडिंग में हमसे पूछा भी नहीं है कि आप ऑटर्स के बारे में बताओ. ऑटर्स मतलब कोई प्राणी हो सकता है, कोई पौधा हो सकता है, प्लांट्स वगैरह कुछ भी हो सकता है, कोई क्रिएचर हो सकता है. तो अभी तक इसके बारे में पता नहीं. जब तक यहाँ पे इसने बोला ऑटर्स हैव लॉन्ग थिन बॉडीज एंड शॉर्ट लेग्स, तो यहां से हमें इसके बारे में पता लग रहा है कि किसी प्राणी के बारे में बात की है. आइडियल फॉर पुशिंग थ्रू डेंस अंडरग्रोथ और हंटिंग इन टनल्स. तो मतलब टनल्स अंडर, अब आपको टनल का अगर नहीं भी पता है कि किसी चीज के नीचे के बारे में बताया, सुरंग के बारे में बताया, तो यहाँ पे इसने बोल दिया अंडरग्रोथ और हंटिंग इन द, मतलब कोई ऐसा पर्टिकुलर एरिया है जो कहीं पे है, उसके बारे में ये बात की गई है कि वहां पे ये ऑटर्स पाए जाते हैं. तो अभी आपको ये फर्स्ट टाइम थोड़ा सा इस तरह से कोई भी उसकी हेडिंग पढ़नी है, किसके बारे में बात की है. अब आपके माइंड में आ गया हो कि किसी क्रिएचर्स की, किसी प्राणी के बारे में बात की गई है या किसी प्लांट्स के बारे में बात की गई है, मतलब पर्टिकुलरली इसी पे बात की जाएगी और सारा का सारा इसके अंदर बताया जाएगा कि ये कौन होते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, सब कुछ इसी पूरे पैसेज के अंदर हमें देखने को मिलेगा. तो हम अभी क्वेश्चन पे चलते हैं. लेट्स सी क्वेश्चन. सबसे पहले आप यहां पे पढ़िए. द रीडिंग पैसेज हैव 7 पैराग्राफ्स A to G. Which paragraph contains the following information? अब देखो आगे आप write the correct letter A to G in box 1 to 9. Means 1 to 9 क्वेश्चंस आएंगे और जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो इंफॉर्मेशन किसी भी पैराग्राफ से मैच करेगी. अब उस पैराग्राफ से जो भी इंफॉर्मेशन मैच कर रही है उसका हम आगे आंसर लिखेंगे. जैसे ये पहले की इंफॉर्मेशन अगर डी से मैच कर रही है, हमने देखा डी को पढ़ा, तो उससे हम यहाँ पे डी फिल कर देंगे. फर्स्ट का आंसर डी हो जाएगा, सेकंड का आंसर जो भी होगा इस तरह से हम भरेंगे पहले हम. और यहाँ पे ये ध्यान रखना कि आप किसी पर्टिकुलर बच्चे क्या करते हैं, जैसे अंडर वाटर कहीं पे ढूंढा, इसका अंडर वाटर आंसर कर दिया, नहीं, ये पूरा का पूरा मैच होना चाहिए. पूरा का पूरा अगर मैच किया, पूरी वर्ड मैच नहीं हो कोई बात नहीं. कई बार वर्ड मैच हो जाती है, अगर सिंपल रीडिंग है तो वर्ड मैच हो जाएगा, अगर सिंपल रीडिंग नहीं है, थोड़ा हार्ड रीडिंग है, हमारे लिए थोड़ा आर्डुअस मिल रही है मेरी रीडिंग, तो उसमें क्या होगा कि वहां पे वोकैबुलरी नहीं दी होगी. वोकैबुलरी मींस उसके सिनोनिम्स दिया होगा या उस प्रकार की कोई इंफॉर्मेशन दी होगी जो इससे मैच करती होगी. इंफॉर्मेशन अलग हो सकती है, मतलब उसका सेंस सेम रहेगा, वर्डिंग अलग हो सकती है, कुछ भी तरीके से हो सकता है, लेकिन उसका सेंस बिल्कुल सेम रहेगा. तो हम पहले इसने यहाँ पर बताया A to G, और एक और बात इसने बोली, यू मे यूज एनी लेटर्स मोर देन वंस. मतलब A to G जितने भी वो लेटर्स आएंगे आप उसको एक से ज्यादा बार भी लिख सकते हो. तो आप पहले तो ये देख लीजिए A से G तक कितने ये वर्ड्स बनते हैं, कितने वर्ड्स होते हैं 7 वर्ड्स होते हैं. तो 7 वर्ड्स होते हैं, तो ये ऑलरेडी 9 क्वेश्चंस. अब हमें यहाँ पे ये पता चल रहा है कि 2 या 3 के अंदर वो डबल भी आ सकते हैं. तो आपको यहाँ पे बड़ी तरीके से ध्यान रखना है. अब क्या करना है हमें, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ए डिस्क्रिप्शन यहाँ पे रेफरेंस नहीं लिखा इसमें. ए डिस्क्रिप्शन किससे बना हुआ है, डिस्क्राइब से, मतलब किसी भी चीज के बारे में अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके जानकारी देना. तो यहाँ पे है ए डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ ऑटर्स रेगुलेट विजन अंडर वाटर. तो देखिए यहाँ पे थोड़ा मैं यहाँ से आप
अभी आप इस तरह से पहले ही मैसेज जैसे मैं करवा रहा हूँ, इस तरह से आप ट्राई करोगे 1 मंथ या 1 वीक, जिस तरह से आप एग्जाम देना चाहते हो, आपकी रीडिंग वीक है, आप रीडिंग में वीक हो, तो आप उस तरह से पहले इसकी तैयारी इस तरह से करना। अब देखो डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ जब वर्ड आ गया, इट मींस यहाँ पे वहां पे अपनी जो पैराग्राफ पढ़ेंगे वहां पे ये लिखा होगा कि कोई भी किसी भी प्रकार को किस तरह से किया जाता है, मतलब एक प्रोसेस दी होगी। हाउ, आप जब अब मैं मान लो आपसे कहता हूं कि आप चाय कैसे बनाते हो, तो आप सीधा नहीं कहोगे उसके अंदर दूध डाल दिया अब चाय बन गई, नहीं, उसकी आप प्रोसेस के बारे में बात करोगे, मतलब कोई प्रोसेस दी होगी। जहां पे हाउ वर्ड्स मिलता है वहां पे प्रोसेस दी होगी। कोई भी काम स्टार्ट करना है, चाहे आप चाय ले लो या जैसे कोई भी चीज, एक ड्रेस कैसे स्टिच की जाती है, तो उसमें भी आपको पता कैसे स्टिच की जाती है, तो वो उसमें कोई प्रोसेस होगी किसी तरीके से, और कुछ प्रोसेस की वर्डिंग होती है, फर्स्ट सेकंड देन इस तरह से होता है। अब यहाँ पे ये बताया हुआ है डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ ऑटर्स रेगुलेट विजन। ऑटर्स किसी कोई आपको बताया था प्लांट है, क्रिएचर है, जो भी है, अभी तक हमने इसके बारे में जानकारी नहीं ली, जैसे हम पढ़ेंगे हमें इसके बारे में पता चल जाएगा। रेगुलेट विजन को रेगुलेट करते हैं। अब देखो रेगुलेट बहुत सारे अपने आप को, रेगुलेट का मतलब आपको पता रेगुलेट कहीं पे वर्ड पढ़ा होगा क्या? रेगुलेट पहले आपने पढ़ा होगा, जैसे हम चाय बनाने के लिए स्टोव यूज करते हैं, गैस यूज करते हैं, वहां पे रेगुलेटर लगा होता है ना, वो सारी बात चाय भी नहीं आएगी। ओके, रेगुलेटर लगा होता है। रेगुलेटर तो वो किसी चीज को कंट्रोल करता है या उसको स्टार्ट करता है, उसको शुरू करता है, उसको ऑपरेट करता है, इस तरह से कुछ भी है। तो अब यहाँ पे जो विजन है, विजन से आपने वर्ड पढ़ा होगा। विजन किससे मैच कर रहा है? विजन आपकी आंखों से मैच कर रहा है, मतलब यहाँ पे देखने के बारे में कोई बात की गई है। तो यहाँ पे विजन अंडर वाटर, जो पानी के अंदर। तो अब हमें ये ऑटर्स के बारे में थोड़ी सी ये जानकारी मिली कि वो पानी के अंदर भी रहते हैं, बड़ा थोड़ा जानकारी मिल रही है आई थिंक। तो अब ये कह रहा है कि डिस्क्राइब किया गया कि ऑटर्स अपनी विजन को पानी के नीचे किस तरह से रेगुलेट करते हैं, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी। हम यहां पे भी जाएंगे। द फिट फॉर पर्पज, एक ऐसा पर्पज जो फिट फॉर पर्पज, सॉरी जो कोई भी पर्पज जो उसके लिए फिट हो जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटर्स बॉडी शेप। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स, कल जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें भी लिखा होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब आपके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑटर्स की बॉडी का शेप के जो बताया कि उसके बॉडी के शेप के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके जो लक्षण होते हैं, जो मतलब कैसे बॉडी अपने आप को कंट्रोल कर लेती है, कैसे बॉडी चेंज हो जाती है, कैसे उसका रंग चेंज होता है, या कुछ भी एक्सवाइजेड जो भी होता है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की गई है। तो फिट फॉर पर्पज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटर्स बॉडी शेप, जो इसका बॉडी का शेप होता है, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो किसी भी पर्पज के लिए, चाहे वहां पे टेम्परेचर ज्यादा है तो उसके लिए वो फिट हो जाती है, अगर टेम्परेचर कम है उसके लिए भी फिट हो जाती है। इस तरह से हमें अपने माइंड में वो आ रहा होगा, अपने माइंड में इमेज बन गई कि एक प्राणी है, वो जा रहा है, उसको वहां पे बहुत ज्यादा धूप लगी तो उसने अपने आप को कंट्रोल करके उसने अपने आप को ऊपर शेडो कर ली, या अपने आप को जो सनलाइट होती है उसके अंदर अपना जो टेम्परेचर होता है वो कंट्रोल कर लेता है, कोल्ड कर लेता है। अगर कोल्ड बहुत ज्यादा तो अपने आप अंदर अपना टेम्परेचर बहुत ज्यादा हॉट कर लेता है। तो इस तरह से वो उसके बारे में बात की, उसकी बॉडी की शेप के बारे में बात की। जब आपको इसमें से बॉडी शेप मिलेगा तो आप ये वर्ड मैच करने की कोशिश करोगे, आपको मिल जाएगा। ए रेफरेंस, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन था, यहाँ पर रेफरेंस था। रेफरेंस होता है थोड़ा सा उसके बारे में बात करना। ए रेफरेंस टू एन अंडर डेवलप्ड सेंस। तो यहाँ पे एक किसके बारे में बात की गई है कि एक अंडर डेवलप्ड सेंस, मतलब एक अंडर डेवलप्ड, डेवलप जरूर है उसका लेकिन वो अंडर डेवलप्ड है। अंडर डेवलप्ड का मतलब हुआ जैसे 100 में से 70 80 बस इतना ही। जैसे अब मान लो अंडर डेवलप्ड है तो वो कम विकसित है। अंडर डेवलप्ड मतलब वो कम विकसित है, उतना विकसित नहीं हुआ। जैसे कुछ आप कंट्रीज देखते होंगे, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड है। फर्स्ट वर्ल्ड जानते हो क्या? फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज कौन कौन सी है? फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज वो है जैसे कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, यूके हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ये सभी क्या है? कनाडा होगा, ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है। और हम कौन सी वर्ल्ड कंट्रीज है? हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री। कौन सी वर्ल्ड? थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री का मतलब होता है जो अभी डेवलप कर रही है। तो आपको रीडिंग के अंदर इस तरह से वोकैबुलरी मिलेगी जिससे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे वापस सीधा डेवलप्ड कंट्री नहीं लिखेंगे, वो डेवलप्ड कंट्री है, डेवलपिंग नहीं लिखेंगे। अगर लिखेंगे तो वो तो सिंपल रीडिंग होगी, और नहीं लिखेंगे तो वो हार्ड होगी। तो हमें पहले से ही हार्ड के लिए प्रिपेयर रहना होगा अपने आप को। तो ठीक है, अपने आप को रखना होगा। सॉरी, रेफरेंस टू अंडरडेवलप्ड एंड एक्सप्लेनेशंस ऑफ व्हाई, क्यों एग्रीकल्चर फेल्ड। अब देखो व्हाई एंड एक्सप्लेनेशंस ऑफ व्हाई, एक एक्सप्लेनेशन दी होगी बड़ी सी, उसके अंदर एक रीजन दिया होगा या दो रीजन दिए होंगे। व्हाई एग्रीकल्चर फेल्ड इन ऑटर्स कंजर्वेशन एफर्ट्स। एफर्ट्स मतलब प्रयास, एफर्ट्स का मतलब क्या होता है? प्रयास। एफर्ट्स का मतलब प्रयास।
आप ये देखो कंजर्वेशन, कंजर्व करना, किसी चीज को कंजर्व करना, कंजर्व का मतलब होता है उसको सेव करना, उसको सिक्योर करना, उसको प्रोटेक्ट करना। समझ आ रही बात? प्रोटेक्ट करना मतलब उसकी हिफाजत करना, उसकी सुरक्षा करना। तो जो प्रयास किए गए थे सुरक्षा के लिए, किसकी? इन ऑर्डर्स के जो हिफाजत के लिए प्रयास किए गए थे, उसमें क्या हुआ कि एग्रीकल्चर फेल्ड हो गया। अब वो एक्सप्लेनेशन की गई है, उसके अंदर एक्सप्लेनेशन। अब आपके माइंड में आगा एग्रीकल्चर फेल कैसे हुआ? एग्रीकल्चर फेल होने का मतलब ये होता है, आपको पता है ना, एग्रीकल्चर फेल हो गया। एग्रीकल्चर फेल का मतलब हो गया कि वहां पे कुछ पैदावार, कुछ क्रॉप्स वगैरह वो उगना कम होगी या खत्म होगी, तो उस तरह से। और इसको बचाने के, किसी भी चीज को हम बचाते हैं तो आपको पता है गवर्नमेंट कुछ रूल एंड रेगुलेशन बनाती है, तो वो अगर गवर्नमेंट ने बनाए होंगे तो उधर से मतलब इनको प्रोटेक्ट करने के बजाय दूसरी जगह पे जो क्रॉप्स थी, जो फसल थी, वो क्या हो गई थी? वो फेल्ड हो गई थी, वो डैमेज हो गई थी, वो अनसक्सेस हो गई थी। ठीक है, तो इस तरह से कुछ वर्डिंग मिलेगी। आगे पढ़ते हैं। ए डिस्क्रिप्शन ऑफ सम ऑफ द ऑथर्स सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स। सोशल जहां पे भी बात आती है वहां पे ये बात की जाती है कि एक चीज का दूसरी चीज के साथ कितना मेल है। जैसे हमारा सोशल बिहेवियर कितना, मतलब हम समाज में किस तरह से रहते हैं, सोशल स्टेटस कैसा है हमारा, तो वो सोशल। तो यहाँ पे इनका सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ऑटर के सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की होगी कि वो अपनी जो प्रजाति में या अपने आसपास के एरिया में उसका माहौल या किस माहौल में रहता है उसके बारे में बात की गई होगी। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे, पहले इसके बारे में ये आपको वहां पे बहुत जल्दी स्पीडली पढ़ना होगा जब आप टेस्ट में बैठे हुए। अब आप जैसे रीडिंग हमारे से यहाँ पे हम रीडिंग करते हैं, मैं आपको यहाँ पे करवाता हूँ, बाद में आप रीडिंग घर पे लेके जाते हो, घर पे आप करते हो। घर पे आप कोई बात नहीं, आप एक पैसेज अगर 20 मिनट 30 मिनट 40 मिनट लेना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप घर पे एक पैसेज पे 40 मिनट ले लो, क्योंकि आप उसको अच्छी तरह से समझो। जब आपका टेस्ट होगा तब आपको 40 मिनट नहीं दिए जाएंगे, तब आपको ओनली 20 मिनट दिए जाएंगे, और 20 से भी कम मिनट दिए जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि आपको कम से कम 16 से 18 मिनट के अंदर आप रीडिंग का पहला पैसेज कंप्लीट करो। ओके, तो ठीक है, चलते हैं हम आगे। ए डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ बेबी ऑटर्स ग्रो। तो देखो, ए डिस्क्रिप्शन मतलब अच्छी तरह से डिटेल में बताया होगा कि कैसे कि बेबी ऑटर्स ग्रो होता है। अब आपको पता है कि इंसान, पहले बताओ कि इंसान का बच्चा कैसे ग्रो होता है। उसको घर पे उसके चाचा मामा मामी जो भी अपने घर पे आते हैं या रहते हैं, तो उसको क्या क्या बुलाते हैं या किस तरह से वो ग्रो करता है, फिर वो अपने कजन के साथ किस तरह से ग्रो करता है। मतलब एक ह्यूमन बीइंग की किड के बारे में बात हो रही है। तो फिर वो आगे जाके अपने कहते हैं 3 साल का हो जाता है, उसको स्कूल भेज देते हैं, फिर वो आगे 7 साल का हो जाता है, फिर वो प्री नर्सरी जो भी क्लासेज होती है वो अपनी पास आउट कर लेता है, आगे फिर वो स्कूलिंग कर लेता है, कॉलेज, मतलब उसका ग्रोथ कैसी हो रही है। तो इस तरह से यहाँ पे ऑटर्स के जो बेबी होगा, जो किड होगा, वो किस तरह से ग्रोथ करेगा। तो मतलब यहाँ पे वो कोई स्कूल तो जाएगा नहीं, बट उसकी एक स्टेज बताई होगी कि इस स्टेज में आके वो बड़ा हो जाएगा, इस स्टेज में अपनी फैमिली को छोड़ देगा, इस स्टेज में मतलब एक एज का कुछ फेज बताया होगा, तो हम वो पढ़ लेंगे। हमारे माइंड में मतलब चलता रहना चाहिए कि इस प्रकार की, क्योंकि मैं जब भी रीडिंग करवाता हूँ मैं चाहता हूँ कि आप जो क्वेश्चन पढ़ रहे हो 70% अपने माइंड के अंदर उसकी इमेजिनेशन तैयार कर लीजिए, उसका इमेज आपके माइंड में 70% रेडी हो जाना चाहिए, तभी आप रीडिंग पॉसिबली कर पाओगे। अगर आप पहले से तैयार नहीं होकर जाओगे रीडिंग करने के लिए तो फिर आप अच्छी तरह से रीडिंग नहीं कर पाओगे। आगे देखिए, रेफरेंसेस टू द लेजिस्लेटिव एक्ट। अब देखो, रेफरेंस टू द लेजिस्लेटिव एक्ट। लेजिस्लेटिव एक्ट का मतलब हुआ कोई गवर्नमेंट के बारे में बात की गई है, मतलब कोई ऐसा एक्ट बनाया गया है तो उसके बारे में कोई बात की गई। वो एक्ट किस काम के लिए था? आई होप उनकी प्रोटेक्शन के लिए होगा, या आई होप मैं गैस कर सकता हूं कि उनकी, अपने को गैस जरूर करना है, ये बात नहीं कि गैस करना गलत बात नहीं। जब हम पढ़ेंगे तो हमारा वो 70% का क्या पता 100% में कन्वर्ट होता है, क्या पता वहां पे वो मींस माइनस में भी चला जा सकता है। तो आप अपने माइंड में 70% तक बना के चलिए। रेफरेंस होता है किसी बात का जिक्र करना, टू द लेजिस्लेटिव एक्ट। अब मैं जैसे करवा रहा हूं, अब आप बैठे हो, आप रीडिंग जैसे मोहम्मद सलीम लिख रहा है तो आप ठीक है उसकी वोकैबुलरी लिखते रहा करो। आप सभी अपनी अपनी वोकैबुलरी जो साथ में बोलता रहता हूं वो वोकैबुलरी लिखते रहा करो। तो रेफरेंस होता है टू द लेजिस्लेटिव एक्ट। आगे देखिए, एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ ऑटर्स
कंपनसेट फॉर हीट लॉस। कंपनसेट का मतलब होता है किसी भी चीज की डैमेज को कंप्लीट कर देना, पूरा कर देना, मुआवजा दे देना। तो जो फॉर हीट लॉस होता है वो किस तरह से वो उसको अपनी कमी को पूरा कर देता है, कंपनसेट कर देता है। तो इस तरह से हम कुछ वर्डिंग पढ़ने, मतलब इस वर्डिंग मिलेगी वहां पे, कुछ इसका इंफॉर्मेशन का सेंस मैच करेगा, तभी हम इन क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर पाएंगे। तो ठीक है, हम चलते हैं आगे। जैसे पहले ही मैंने बताया था कि आपको इसका जो हेडिंग होती है उसका टॉपिक सेंटेंस हमें फर्स्ट सेंटेंस में मिल जाता है। इसका हमें फर्स्ट में भी मिल सकता है, बीच में भी मिल सकता है और लास्ट में, मतलब उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी, लेकिन हम पहली लाइन से पता चल जाएगा। ओके, ऑटर्स हैव लॉन्ग थिन बॉडीज एंड शॉर्ट लेग्स। आइडियल होता है सही, उचित, सूटेबल फॉर। यहाँ पे मैं वोकैबुलरी की बात भी करूंगा साथ साथ जो ओके, सूटेबल फॉर। मैं शायद जो सिंपल वोकैबुलरी होगी वो सेम नहीं बोलूंगा, उसकी जगह पे उसका साइनोनिम्स में बोल के आऊंगा। ओके गॉट इट। तो ये कह रहे हैं ऑटर्स हैव लॉन्ग थिन बॉडीज एंड शॉर्ट लेग्स, suitable I mean ideal for pushing through the dense through होता है वाया, मतलब उसे होके जा रहा है, dense undergrowth, dense होता है बहुत ही घना, और hunting in the tunnels. An adult male may be up to 4 feet long and 30 I guess females are smaller, typical. The Eurasian otters knows about, I think उनकी बॉडी शेप के बारे में बात की, shallow W, the otters tails की टेल के बारे में बात की गई। बस यहाँ तक हमने पढ़ा तो हमें लगभग बहुत सारा अंदाजा हो चुका है कि इसके अंदर क्या आंसर आना चाहिए। सिर्फ इसने बॉडी शेप के बारे में बात की है कि बट फिट फॉर पर्पज ये थोड़ा बात नहीं की है, देख लेते हैं। आई थिंक उसने बॉडी शेप नहीं, आपकी बात नहीं, ये भी बात नहीं है। 1 सेकंड प्लीज। ए डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ रेगुलेट अंडर वाटर, ये बात भी नहीं हुई। ओके, फिट फॉर पर्पज, कैरेक्टरिस्टिक वाटर शेप, यही बात हुई है। बाकी और देख लेते हैं कहीं कोई बात हुई है क्या। एक्सप्लेनेशन एग्रीकल्चर की कोई बात नहीं, वहाँ पे ऊपर तो नहीं। वाटर से सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, बेबी के बारे में बात नहीं है, कंफ्लिक्टिंग के बारे में बात नहीं है, एक्सप्रेशन फॉर वाटर से कंपनसेट फॉर हीट, ये भी बात नहीं हुई है। तो मुझे उसके बॉडी शेप के बारे में थोड़ा लग रहा है, तो एक बार उसको दोबारा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। Ideal for hunting through tunnels, dense undergrowth, नीचे hunting, ideal for जो ideal है, उचित है, तो उसकी शेप के बारे में बात कर दिया। Otters knows about the smallest among the otter species that have characteristic shape described as, वही बात होगी इस तरह से। I think otter fur consisted of 2 types of hairs, तो उसके बॉडी की और बात की गई है। उसमें waterproof, otters covering under fur, which is a dense and fine equivalent। तो शेप के बारे में बात हुई है, कहीं और भी बात हो सकती है, वो भी देख लेते हैं। The fur must be kept in good conditions। फर क्या होते हैं उसके पंख, feathers, wings, by grooming, उसको थोड़ा साफ करते रहना। Okay, sea waters reduce the proofings and insulate qualities of otters for when salt water in the fur. This is why fresh water pools are important to otters living on the coast. After swimming करने के बाद they wash the salts off in the pools and the swims on the ground to rub dry against vegetation। तो कौन सी उसके बॉडी का पार्ट किस काम आता है उसके बारे में बात की गई है। आई होप मैं इसके साथ जाऊंगा। आई विल गो विद फिट फॉर पर्पज कैरेक्टरिस्टिक्स। कोई भी पर्पज के लिए उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स बॉडी में शेप होता है वो फिट हो जाता है। सो दिस आंसर ऑफ सेकंड नंबर इज क्या ए, क्या है A. The answer for the second question is A. Let's move to the second one. B पे चलते हैं जल्दी से। Okay, the scent is used for hunting on land. The scent, सुगंध, for communications and for detecting danger। आपके सामने खतरा है उसको ढूंढने के लिए। Otter sense of smell, उसके sense of smell के बारे में बात की, is likely to be similar in the sense to the dogs। dogs से उसका sense match करता है। Otters have small eyes, उसकी आंखें probably short sighted on the land, but they do have
the ability to modify the shape of the lens in the eyes to make, I think eyes के बारे में बात की गई है, उनकी vision के बारे में बात की गई है, उनकी आंखों के बारे में बात की गई है. So what could be the answer for vision? Discussion for how what is regulatory vision के बारे में बात की गई है, उनकी आंखों के बारे में बात की गई है. I can guess उनकी आंखों के बारे में बात की गई है, बट उसके एक सेंस के बारे में भी बात की गई है. एक सेंस है, तो हमें थर्ड और फर्स्ट लग रहा है. अब देखिए कौन सा मैच कर रहा है. अगर उसने अंडर डेवलप्ड सेंस बोल दिया तो ये हो सकता है, और अगर उसने ओनली यहाँ पे बोला है कि ये अच्छा सेंस है, विजन है, बट यहाँ पे मुझे इसका फर्स्ट का तो यहाँ पे ये लग रहा हो और विजन अंडर वाटर ढूंढना अभी बाकी है. अंडर वाटर वर्ड मिल जाता है अपने को, मतलब पानी के नीचे, बट वैसे भी वो पानी के नीचे ही रहता है. तो ऑलरेडी पहले बात हो गई है. आई होप उसका ये आंसर हो सकता है, बट हम इसको कंफर्म करेंगे. पहले इसको अच्छी तरह से पढ़िए. Okay, but the sense of smell is likely to be, ठीक है, ज़्यादा पढ़ लिया था, but they do have the ability to modify the shape of the lens in the eyes to make it more spherical, circular मतलब है, okay, and hence overcome the refractions of water. पानी के अंदर वाली बात नहीं लगी, I think it be पहले का आंसर बी यहाँ पे हो गया क्लियर. बट हम पढ़ते हैं कि पूरा क्या पता किसी और का भी आंसर है. इट्स क्लियर वाटर एंड गुड लाइट otters कैन हंट फिश बाय साइट इन द otters eyes and nostrils, जो उसके नाक से संबंधित है. ये वर्ड नाक से संबंधित है. नॉस्ट्रिल वर्ड कहीं भी आपको रीडिंग में मिलता है, कहीं पे नोज लिखा होता है, आप उसको नाक से संबंधित है. नॉस्ट्रिल्स नाक से भी संबंधित होता है, और ये आपके जो पंजों के आगे वाले वर्ड उससे भी. ओके, तो nostrils are placed high on its head so that it can see and breathe. Nostrils, I think, even when the rest of the body is submerged, जब उसकी body डूब जाती है, submerged डूब जाती है, underwater. ये सब underwater के बारे में बात की गई है. And like the hind end of the body is flexible, says over okay, undulations, rivers or have a babbling which extends of length each to not, but giant vishal bada otters and sea otters have even more prominent important webs, while the Asian short clawed पंजे otters has no webbing, मतलब वो उसके web नहीं बनते, web मतलब जाला नहीं बनता. Okay, they hunt for shrimps in the ditches and paddies and so do not need to swim speed. Okay, do not need the swim speed. Otters' ears are tiny for streamlining, but they still have very sensitive hearing and are protected by valves which close them against water pressure. तो यहाँ पे उसके ये तो बात हो गई विजन वाली बात है, बट उसने कोई और बात नहीं की अभी तक, जैसे रेफरेंस अंडर वाटर सेंस. तो ये भी अंडर वाटर सेंस के बारे में बात की गई है. एंड अंडर वाटर अंडर डेवलप्ड सेंस, तो उसका अंडर डेवलप्ड के बारे में तो बात नहीं हुई है. तो इसका हम आंसर क्या भर लेंगे? इसका आंसर हो जाएगा बी. इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा. इसका आंसर बी है, इसका आंसर ए है. ओके, आप देख रहे हो ना ये चीज. इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा. तो और कहीं पे सेंस की अगर बात नहीं आई तो हम इसको दोबारा बी को पढ़ लेंगे. एक बार इसको थर्ड को छोड़ दीजिए, छोड़ नहीं दीजिए, हम पढ़ेंगे. सेंस की बात अंडर डेवलप्ड, तो ये अगर हमें कहीं पे ये सेंस और अंडर डेवलप्ड वर्ड नहीं मिला तो हम वापस बी को पढ़ लेंगे. ओके, हम वापस बी को पढ़ेंगे. चलते हैं आगे, सी पे चलते हैं. ए नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रेंट्स का मतलब होता है आप पे लगाई जाने वाली कन्फाइंस, आप पे लगाई जाने वाली लिमिटेशंस, कंट्रोल, ओके, बाउंडेशंस. तो इसको कॉन्सेंट्रेंट्स बोला जाता है, मतलब आप पे लगाई जाने वाली जो लिमिट. तो ये नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रेंट्स एंड प्रेफरेंसेस लिमिट सूटेबल हैबिटेट्स ऑफ ऑटर्स. तो ऑटर्स के लिए जो हैबिटेट्स होता है, निवास स्थान, जो रहने लायक उनकी जगह होती है, उसको वो क्या करते हैं? लिमिट करते हैं. वाटर इज ए मस्ट एंड द रिवर मस्ट बी लार्ज इनफ टू सपोर्ट अ हेल्दी पॉपुलेशन ऑफ फिश. तो फिश की पॉपुलेशन, हेल्दी अच्छी पॉपुलेशन के लिए जो वाटर बॉडी होनी चाहिए बहुत ही क्या होनी चाहिए? मैसिव होनी चाहिए,
चाहिए, जाइंट होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, ऐसी कुछ बात की गई है। बीइंग सच ए शाई एंड वेरी क्रेचर, ये क्रेचर ये शाई मतलब थोड़ा सा शाई और क्वाइट फील करता है, मतलब ये ज्यादा किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करता। दे विल प्रेफर टेरिटरीज वेयर, एक ऐसे एरिया को, टेरिटरी यहाँ पे एरिया के बारे में बात की, ऐसे एरिया वेयर मैंस एक्टिविटी डू नॉट इम्पिंज ग्रेटली, मतलब वो इंटरफेयर नहीं करती हो, इम्पिंज नहीं करती, मतलब वहां पे ह्यूमन नहीं आता हो। इम्पिंज बहुत बढ़िया वर्ड है। ऑफ कोर्स देयर मस्ट आल्सो बी नो अदर ऑर्डर्स ऑलरेडी इन द रेजिडेंस, उसमें और ऑर्डर्स नहीं रहते। ये थोड़ा थोड़ा वो सोशल वाले से मैच करने के बारे में जाता है, तो हम पहले उसको देख लेते हैं कि कहां पे था। थोड़ा थोड़ा सोशल वाले के में जा रहा है, बाकी देख लेते हैं। तो ऑन द सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स आई थिंक ये फिफ्थ का मुझे सी लग रहा है, मुझे फिफ्थ का सी लग रहा है। बाकी आप थोड़ा इसको पढ़ लीजिए और पढ़िए, फिफ्थ का सी है, क्योंकि वो सोशल किस तरह से वो चाहता है कि मैं किसके साथ रहूं किसके साथ नहीं रहूं। तो वो कह रहा है ना यहाँ पे, देखिए आप इसको ध्यान से थोड़ा पढ़िए कि वो कहता है कि जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं होती हो, देयर मस्ट आल्सो बी नो अदर ऑर्डर्स ऑलरेडी इन द रेजिडेंस। रेजिडेंस मतलब हैबिटेट्स, अब यहाँ पे हैबिटेट्स वर्ड आ गया, यहाँ पे रेजिडेंट्स वर्ड आ गया है, यहाँ पे रेजिडेंट्स वर्ड आ गया है, यहाँ पे रेजिडेंट्स वर्ड आ गया है। ओके, तो आगे this has only become the significant again recently as population start to recover. Coastal otters have much more abundant food, बहुत ज्यादा मात्रा में, abundant मतलब होता है बहुत ज्यादा में food supply and range for males and females maybe just a few kilometers of the coastline। अब वो males और females कितने एरिया तक रहते हैं, because male range overlaps with the 2 or 3 females, not bad। Otters will eat anything so they can get hold of। There are records of the sparrows and snakes and slugs being gobbled। Apart from fish, the most common prey are, तो इसको वो खाते हैं waterbuck। Small mammals are occasionally taken, सब वो खाए जाते हैं। Most common rabbits, but sometimes even moles है या males है, मोल्स। ओके, ये भी कोई मींस किसी प्राणी का नाम है, तो वहां पे तो आई थिंक वो किस तरह से उनके फूड के बारे में भी बात की गई, वो क्या खाते हैं और प्लस कैसे वो रहते हैं, उनके बारे में ये बात की गई है। क्या आंसर हमने इसका फाइंड आउट किया है? फाइन, ओके। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। सॉरी, उसमें से बी पढ़ना था।
Egyptians obviously breed any times where food is readily available. Readily यहाँ पे आया है easily. Readily किसके लिए है? यहाँ पे easily available. So in place of where the conditions more severe, वहाँ पे जहाँ पे condition बहुत ज़्यादा गंभीर हो, मतलब रहने लायक ना हो. Sweden for example, so where the lakes are frozen, जहाँ पे lakes क्या हो जाती हैं, बिल्कुल जम जाती हैं for much of winter के लिए. Cubs are born in spring में वो पैदा किए जाते हैं बच्चे. This ensures that they are well grown before severe weather returns. तो पहले एक बुरे वेदर से पहले वो अपने आप को क्या मतलब अच्छी तरह से वो वेल ग्रोन हो जाए. आगे इन दी शेल्फलाइन कब्स आर बोर्न इन द समर व्हेन फिश इज मोर एबिडेंट. जब ज्यादा फिश होती है तो वो बच्चे पैदा किए जाते हैं. दो, हालांकि ऑटर्स कैन ब्रीड एवरी ईयर, हर साल वो ब्रीड करती है. सम डू नॉट, कुछ नहीं करती, कुछ करती है कुछ नहीं करती. अगेन दिस डिपेंड्स ऑन द फूड अवेलेबिलिटी. ये फूड कितना वहां पे प्रेजेंस ऑफ फूड कितनी है तो वहां पे उस पर डिपेंड करता है. और other factors such as food range and quality of the females may have an effect. Gestation for Egyptian otter is 63 days. मतलब उसकी वो गर्भ की जो अवधि होती है उसकी 63 डेज होती है. With the exception of the Lutra candensis, ये एक एक्सेप्शन है कि वो एक ऐसी प्रकार की फीमेल है which embroils होता है उसका अंदर का गर्भाशय भ्रूण may undergo delayed implantation सर, तो उसका थोड़ा टाइम लग सकता है. ऑटर्स नॉर्मली गिव बर्थ इन मोर सिक्योर डेंस, एक ऐसे एरिया के अंदर टू अवॉइड डिस्टर्बेंसेस. वहां पे डिस्टर्बेंस ना हो वहां पे ऑटर्स बच्चे देती है. नेस्ट्स आर लाइंड विद द बेडिंग टू कीप द कब्स वार्म. उसके अंदर ऐसे लगे कि वो कब्स को वार्म रखे. worms mummy is away feeding. worms mummy is away feeding. तो यहाँ पे सिर्फ इतनी बात की गई है कि बच्चे कब पैदा किए जाते हैं, ये नहीं कि कोई ग्रो कैसे करता है. अब अपने को ऐसे लगा कि वो ग्रो आंसर है कि कैसे, लेकिन इसमें ऐसा कोई नहीं कि बच्चे कब पैदा किए जाते हैं, बस ये बात की गई है. बच्चे पैदा करने की बात की गई है तो हम यहाँ से ले लेते हैं. हीट ऐसी बात नहीं है, ये बात भी नहीं है. कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस नहीं है. कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस का मतलब हुआ है कि जो ओपिनियंस हैं वो अलग अलग हैं ऑन हाउ टू प्रिजर्व, कैसे उसका प्रिजर्व किया जाए. शायद मैंने ये पहले बताया नहीं था, सीधा स्किप कर दिया था. 6 से सीधा 8 तक पहुंच गए थे. कन्फ्लिक्टिंग होता है किसी भी चीज के अंदर मतलब हमारा एग्रीमेंट नहीं हो, उसको कन्फ्लिक्ट बोलते हैं. मतलब जैसे आप में और मुझ में कन्फ्लिक्ट हो गया, मतलब हमें कुछ फ्रिक्शन हो गया, हमें किसी बात के लिए डिसएग्रीमेंट हो गए हैं. ओके, कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन ऑन हाउ टू प्रिजर्व. तो इसमें ये बात ये ऑटर्स ग्रो, हाँ ग्रो वाली बात जरूर है, लेकिन हाउ डिस्क्रिप्शन नहीं दी. ऐसे इतना है कि कौन से सीजन में वो ग्रोथ उनकी होती है की जाती है. तो हम उसके लिए डी एक बार छोड़ देते हैं और कुछ भी नहीं है. सोशल सॉल्व भी यहाँ पे भी नहीं मैच किया है, कुछ भी नहीं मैच किया तो डी हम छोड़ देते हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन प्लीज. नेक्स्ट पे चलते हैं, सी डी ई पे चलते हैं. ऑटर्स नॉर्मली गिव बर्थ इन द मोर सिक्योर डेंस टू अवॉइड डिस्टर्बेंस. ये बात वही दोबारा फिर लेट्स नॉट डू द बेडिंग्स. ओके, वाटर से फिर वही बात आ रही है दोबारा. टू कीप द कब्स वार्म व्हाइल इज अवे फीडिंग. while is away feeding. Little size varies between 1 to 5 for some unknown regions. Coastal otters tend to produce smaller litters. Okay, litters मतलब उनका जो litters I want to say litters, जैसे मैं ये कहूँ कि जैसे आजकल रोड्स के ऊपर बहुत सारे पशु वगैरह जानवर वगैरह लिटर्स कर रहे हैं. मतलब जिसे बाइक वगैरह स्लिप हो जाती है. अब आप इसका हिंदी मीनिंग खुद ही अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है. बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो सड़कों के ऊपर लिटर्स कर जाते हैं और जिसे बाइक वगैरह स्लिप होने की संभावना रहती है. उनका मन हो तो जो भी उसको लिटर्स कर लेता है. ओके, तो एट 5 वीक्स दे ओपन देयर आईज, आंखें खोलते हैं. टाइनी कब्स, उसका 700 ग्राम उसका वेट होता है. एट 7 वीक्स वो ये होता है, सॉलिड फूड खाता है, ये करता है, लीव नेस्ट. उसके बाद वो अपना घोंसला छोड़ देता है. ब्लिंकिंग टू द डे लाइट फॉर द फर्स्ट टाइम. से अपनी आंखों को थोड़ा सा वो जो झपकता है जो भी इनटू द डे लाइट. आई थिंक वो कब्स कैसे ग्रो करता है, कितने फेज में करता है, वही आंसर है इसका. तो इसका हमने क्या वहां पे फाइंड आउट कर रखा था, व्हाट वाज देयर. ओके, 6 नंबर. तो 6 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा. 6 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा. हमने किस का आंसर नहीं किया, मुझे बता सकते हो क्या? नहीं, वो इसमें से हमने किसका नहीं किया, हमने थर्ड का नहीं किया क्या? थर्ड का और फोर्थ का भी नहीं किया ना, वो आएगी बात ही है इसकी. चलो ठीक है, देखते हैं धीरे धीरे चलते चलते नीचे. The flight of the British otters was recognized. Flight का बहुत बड़ी बात है. The group of the British otters was recognized in the early 60s. Early 60s का मतलब हुआ
60 आई थिंक 1961-62 इसमें ये जो अर्ली 60 होते हैं, अर्ली 60, बट इट वाज नॉट अंटिल द लेट 70, तो लेट 70 तक नहीं हुआ दैट द चीफ कॉज वाज डिस्कवर्ड। पेस्टिसाइड सच है, ये दो होते हैं, डाइड्रिन भी बोलते हैं इसको, डाइड्रिन भी बोलते हैं, एल्ड्रिन्स वर फर्स्ट यूज्ड। ये पेस्टिसाइड होते हैं, ये यूज किए गए थे। मतलब पेस्टिसाइड का मतलब होता है कोई ऐसी चीज यूज करना जिससे जो क्रिएचर्स हैं, जो छोटे क्रिएचर्स हैं, जैसे हम स्प्रे वगैरह करते हैं खेतों के अंदर, वो पेस्टिसाइड्स होते हैं, वो जो छोटे क्रिएचर्स वगैरह होते हैं उनको खत्म कर देते हैं, या फिर प्लांट्स को भी खत्म कर देते हैं। इन 1950 एग्रीकल्चर एंड अदर इंडस्ट्रीज फर्स्ट टाइम यूज किया गया था एग्रीकल्चर में और अदर इंडस्ट्री में। दीज केमिकल्स आर वेरी persistent and had already been recognized as the cause of the huge decline in the populations of pale green falcons। ये falcons falcons होता है बाज, पर ये होता है जो मींस दूसरे देश का आता है, तो उसको पेयर ग्रीन बोलते हैं। स्पैरो हॉक्स ये भी बाज होता है, अदर प्रेडेटर्स। तो ये उनकी जो पॉपुलेशन थी उनको वो खत्म कर दिया उसने, मतलब उसको वो खत्म कर दिया। तो ये फर्स्ट टाइम एग्रीकल्चर के अंदर यूज किया गया था पेस्टिसाइड, जिसका नाम क्या था, डाइड्रिन्स और एल्ड्रिन्स। उसके बाद पेस्टिसाइड्स एंटर द रिवर सिस्टम में चला गया एंड द फूड चेन्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फिश एंड फाइनली वाटर्स तक भी पहुंच गया। विद एवरी स्टेप इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द केमिकल्स, जो केमिकल्स बढ़ रहे थे। फ्रॉम 1962 द केमिकल्स वर फिल्टर्ड आउट, उसका यूज करना बंद कर दिया, उसको कम कर दिया। बट व्हाइल सम स्पीसीज रिकवर्ड क्विकली, कुछ स्पीसीज तो क्विकली रिकवर्ड हो गई थी, और ऑटर्स नंबर्स डिड नॉट, ये ऑटर्स नहीं हुए थे। प्रोबेबली ड्यू मेनली टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, उनका जो निवास स्थान था वो खत्म हो गया था। मतलब वो जो निवास स्थान खत्म हो गया था, मतलब वो एग्रीकल्चर जो एरिया था वो उनका क्या हो गया था, वो खत्म हो गया था। रहने लायक जो एरिया था, रोड डेथ्स, तो एक्टिंग ऑन दी पॉपुलेशन फ्रेगमेंट्स बाय द सडन डेसिमेशन इन दी 50-60s, लॉस ऑफ जस्ट हैंडफुल एंड थोड़ा सा ऑटर्स इन वन एरिया, थोड़े से ऑटर्स किसी एक एरिया में बच गए थे, तो मतलब उनकी पॉपुलेशन का क्या हो गया था, विनाश हो गया था। ये आंसर किसका हो सकता है, इसका आंसर हो सकता है व्हाई इंटरफेयर्ड इन द ऑटर्स अफेयर्स। तो कंजर्वेशन एफर्ट्स में एग्रीकल्चर फेल्ड हो गया था, मतलब वहां पे उनका हैबिटेट था वो फेल्ड हो गया था। इट मींस एग्रीकल्चर के अंदर यूज किया गया था। तो फोर्थ का आंसर हम क्या भरेंगे, इसका आंसर एफ। क्या होगा आंसर फोर्थ का, एफ होगा, क्योंकि उनके लास्ट में थोड़ा कंजर्वेशन एफर्ट्स किया गया था लास्ट में, ठीक है ना। वहां पे ये आप पढ़िए, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए, लास्ट में कंजर्वेशन एफर्ट्स यहाँ पे लिखा है, ड्यू टू द एग्रीकल्चर एक्टिंग ऑन पॉपुलेशन फ्रैगमेंटेशन बाय द सडन डेसिमेशन इन 1960 50 and 60 लॉस ऑफ जस्ट हैंडफुल ऑफ ऑटर्स इन द एरिया में बच गए, कैन मेक द एंटायर पॉपुलेशन अनवायबल एंड स्पेल द एंड। तो मतलब एंड को वो खत्म कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पे ये बताया एक्टिंग, एक्ट ऑन का मतलब होता है किसी पे काम करना, तो एक्ट ऑन क्या, फ्रैगमेंटेड, जो फ्रैगमेंटेड मतलब होता है जो टूट गए थे या अचानक डेसिमेशन से, डेसिमेशन होता है उनकी मृत्यु से, खत्म होने से, उस पे काम किया गया, वीकली काम किया गया। और ऊपर और भी क्या लिखा हुआ है, यस यस गॉट इट ये लिखा था, फ्लाइट ऑफ द ब्रिटिश ऑटर्स वाज रिकॉर्डिंग इन द अर्ली, उन्होंने मतलब ब्रिटिश ऑटर्स उसके बारे में खोज की गई। अंटिल 70 द चीफ कॉज वाज, उसने कॉज ढूंढा कि कौन सा वो कॉज था। तो दैट्स व्हाई वी कैन जस्ट फाइंड इट दैट द आंसर इज एफ फॉर द आंसर इज एफ फॉर द, इसके लिए आंसर एफ है फॉर द फोर्थ नंबर। ओके, सो अब हमने कितने कर लिए हैं, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, सेवंथ और एट्थ पढ़ा और नाइन्थ पढ़ा है। तो ठीक है, आइए चलते हैं C D E F G। Okay, otters numbers are recovering all around. Britain's populations are growing again in the few areas where they had remained and have expanded होता है विस्तार होना, remain होता है same बने रहना, from those areas into the rest of the country, बचे हुए country में, मतलब पूरे country में ये फैलना स्टार्ट हो गया है। This is almost entirely due to the legislation, ये legislation की वजह से है, conservation efforts की वजह से है, slowing down and revising the destructions of the suitable otters habitats and reintroduction from the captive breeding programs and raising captive breeding otters is seen by mainly as a last resort, last सीन, ये मैं एक बार स्पीकिंग में करता था, एज अ लास्ट रिजॉर्ट होता है, जो अंतिम अपने पास कुछ बच जाता है लास्ट में, तो एज अ लास्ट रिजॉर्ट इसको माना गया। जो आर्गुमेंट्स रन्स the arguments आए वहाँ पे runs that where there is no suitable habitat for them they will not survive, arguments आए, arguments मतलब था कि उनके अंदर conflictions आ गई थी, मतलब argument तभी हम करते जब हम उनकी बात से एग्री ना हो। तो आई होप यहाँ से थोड़ा थोड़ा ये मैच कर रहा है, और मुझे इसमें वो भी मैच करता दिखाई दे रहा है जो अभी पढ़ के आए थे ना। पहली बात तो मैं यहाँ पे जी पढ़ा ना, नहीं
यहाँ पे जी लेजिस्लेटिव एक्ट जी, क्योंकि और तो कहीं रेफरेंस लेजिस्लेटिव एक्ट के बारे में जी भर दूँ। और कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस ऑन हाउ टू प्रिजर्व, यहाँ पे मैं जी भर देता हूँ, यहाँ भी मैं जी भर देता हूँ, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्टिंग और ये दोनों का जी जी ही आंसर आ रहा है। बाकी आगे और पढ़ेंगे तो अपने को कहीं और लगा कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस, तो मुझे नहीं लगता कहीं और कोई बहुत सारा पढ़ चुके हैं, अभी एक पैराग्राफ आई थिंक बचा है। डिस्कशन हाउ मे बी सम ऑटर सोशल, नहीं ये भी बात नहीं है। फोर्थ की थोड़ी सी मुझे ऐसा लगा एग्रीकल्चर फील्ड, वहाँ पे कंजर्वेशन एफर्ट्स लिखा, लेकिन वहाँ पे एग्रीकल्चर की बात नहीं आई है जी के अंदर, इसलिए हम जी का इसका नहीं कर सकते। मुझे जी का यही लगा, कॉन्फ्लिक्टिंग होता है आर्ग्यूमेंट, कॉन्फ्लिक्ट मैंने पहले बता दिया आपको, कॉन्फ्लिक्ट होता है कि हम किसी की बात से एग्री ना हो तो हम आर्ग्यू करते हैं। आर्ग्यू का मतलब होता है हम उससे बहस करते हैं या विचार विमर्श करते हैं जो हम उससे एग्री नहीं है। तो यहाँ पे मुझे ये लगा है जी हो गया, जी और फिर तो कुछ बचा ही नहीं, जी हो गया। उसके नीचे ही नहीं, और अपने वहाँ पे एक क्वेश्चन पड़ा हुआ है, 2 क्वेश्चन पड़े हुए क्या, तो ठीक है। यहाँ पे ये हो गया बी, तो एफ हो गया, तो जी में तो ठीक है। लास्ट वाला एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेन हाउ वाटर कंपनसेट फॉर हीट। अब लास्ट में हमने सारे पैराग्राफ्स पढ़ लिए, हमें किसका, थर्ड का एंड 9 था, ये आंसर नहीं मिला, ये मिल गया वही है कंफ्लिक्टिंग और किसी के अंदर ये नहीं है, तो ये दोनों ये जी आ जाएगा। लेकिन इसका अब हमने कंपनसेट फॉर हीट, कंपनसेट का मतलब होता है किसी की जैसे कोई चीज खत्म हो गई, मान लो आपका कुछ जैसे आप इंश्योरेंस करवाते हो ना, इंश्योरेंस करवाते हो तो उसका कुछ डैमेज होता है, तो उसका कुछ गवर्नमेंट की तरफ से या कंपनी की तरफ से आपको दिया, तो उसको कंपनसेट हो जाता है। तो फॉर हीट लॉस, तो यहाँ पे थोड़ा दोबारा पढ़िए, एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ ऑटर्स कंपनसेट फॉर हीट लॉस। तो जब वो हीट लॉस कर देती है तो उनको उसको क्षतिपूर्ति के लिए कौन सी चीज वापस उनको मिलती है, क्या चीज मिलती है, ये थोड़ा सा आपने थोड़ा जल्दी में पढ़ के ऊपर से आएंगे, थोड़ा सा लाइन में कहीं भी मिल जाए तो जी में नहीं कोई भी आया, डी में थोड़ा पढ़ लेते, पहले डी में पढ़ लेते हैं। ठीक है, डी में देख लेते हैं, डी किसके लिए, रीड फ्रूट। अगर से इतना टाइम नहीं है, फॉर वेट्स ये वेदर का ओके, दो रीड्स में रेंज इक्वलिटी फीमेल्स और डिस्टर्बेंस ऑटर्स की बर्थ सिक्योर सिकअप्स नो, इसमें आंसर नहीं है। हम स्टार्टिंग करते हैं, ये आंसर ऊपर से करते हैं। ऑटर्स का रिलेट थोड़ा जल्दी में पढ़ना है, सो डिस्क्रिप्शंस में ऑटर्स populations to meet loss potential potential condensing, okay, the capture policy insulating, feelings and wash force and force and secure safety, इसमें नहीं है, इसमें भी आंसर नहीं है, इसमें आंसर तो बी का ओके। सेंटी यूनिट फॉर वो हमने दोनों को पढ़ के आए ना, क्या एक कौन सा रहेगा था, सेंस वाला, सेंस और किसी में मिला नहीं तो वो बी में मिला अपने को, सेंस बी में था तो उसको तो बी कर दीजिए। अब लास्ट का हमें आंसर नहीं मिल रहा है, वो लास्ट का आंसर क्या बोल रहा है, लास्ट का आंसर कंपनसेट फॉर हीट लॉस। हीट लॉस तो हमने किसी भी पैराग्राफ में तो पढ़ा ही नहीं, हीट लॉस तो किसी पैराग्राफ में आया नहीं। हीट लॉस, हीट के बारे में बात ही नहीं किसी भी पैराग्राफ में, थोड़ा सा फास्ट स्पीड में पढ़ो। बी तो रोजाना तो होगा करना, सी नहीं हुआ, कोस्टलाइंस बी अपार्ट फ्रॉम फिश नहीं, नो नो। डी में थोड़ा दोबारा देख लेते हैं, फूड वाटर्स एंड नेस्ट्स बिल्डिंग्स, नो। ई में देख लेते हैं, अवॉइड बी फूड सर्कल्स, नो। एफ में प्लाइट ऑफ वो तो हमने पढ़ा है, दो केमिकल्स फेल्ड आउट डेथ्स, there is no suitable where there is suitable habitats. अब इसमें हीट लॉस टेम्परेचर के बारे में बात कर सकते हैं। स्टार्ट फ्रॉम द ए नंबर, ढूंढना पड़ेगा जल्दी से। ओके, ऑटर्स हैव लॉन्ग थिन बॉडीज ऑफ आइदर फॉर द डांस आउट द हिल्स एंड अदर्स एंड अदर्स मे बी अप टू द फोर लॉन्ग्स, so females are small, differentiations larger or smallest among the otter species that have the characteristics of the blue otters and tails in the base of shape personality proper classification hop. Okay, propellers is a unit when swimming is fast underwater. Otters are far consist of the two cases forms but the vertical is far which dense and equivalent
fine thickness and water, so thermal underwear. Sea water reduce the waterproofing and insulating quality of water. That's why for those so important as the cost after swimming they wash for certain clothes and seeking some appearance such as rub drying. Okay, so again this has only become the significant again recently as population start to recover. Coastal waters have much more abundant food, बहुत ज़्यादा मात्रा में abundant मतलब होता है बहुत ज़्यादा में food supply and range for males and females maybe just a few kilometers of the coastline. अब वो males और females कितने एरिया तक रहते हैं because male range overlaps with the 2 or 3 females, not bad. Otters will eat anything so they can get hold of. There are records of the sparrows and snakes and slugs being gobbled. Apart from fish, the most common prey are, तो इसको वो खाते हैं water birds. Small mammals are occasionally taken, सब वो ही खाए जाते हैं. Most common rabbits, but sometimes even moles है या males है, मोल्स. ओके, ये भी कोई मींस किसी प्राणी का नाम है. तो वहां पे तो आई थिंक वो किस तरह से उनके फूड के बारे में भी बात की गई, वो क्या खाते हैं और प्लस कैसे वो रहते हैं उनके बारे में ये बात की गई है. क्या आंसर हमने इसका फाइंड आउट किया है? फाइन. ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं. सॉरी, उसमें से डी पढ़ा था. Asian sources will breed any times where food is readily available. Readily यहाँ पे आया है easily. Readily किसके लिए है? यहाँ पे easily available. So in place of where the conditions more severe, वहाँ पे जहाँ पे condition बहुत ज़्यादा गंभीर हो, मतलब रहने लायक ना हो. Sweden for example, where the lakes are frozen, जहाँ पे lakes क्या हो जाती हैं, बिल्कुल जम जाती हैं for much of winter के लिए. Cubs are born in spring में वो पैदा किए जाते हैं बच्चे. This ensures that they are well grown before severe weather returns. तो पहले एक बुरे वेदर से पहले वो अपने आप को क्या मतलब अच्छी तरह से वो वेल ग्रोन हो जाए. आगे इन दी शेल्फ लाइन कब्स आर बोर्न इन द समर व्हेन फिश इज मोर एबिडेंट. जब ज्यादा फिश होती है तो वो बच्चे पैदा किए जाते हैं. दो, हालांकि ऑटर्स कैन ब्रीड एवरी ईयर, हर साल वो ब्रीड करती है. सम डू नॉट, कुछ नहीं करती, कुछ करती है कुछ नहीं करती. अगेन दिस डिपेंड्स ऑन द फूड अवेलेबिलिटी. ये फूड कितना वहां पे प्रेजेंस ऑफ फूड कितनी है तो वहां पे उस पर डिपेंड करता है. और other factors such as food range and quality of the females may have an effect. Gestation for Eurasian otter is 63 days. मतलब उसकी वो गर्भ की जो अवधि होती है उसकी 63 डेज होती है. With the exception of the Lutra candensis, ये एक एक्सेप्शन है कि वो एक ऐसी प्रकार की फीमेल है which embroils होता है उसका अंदर का गर्भाशय भ्रूण may undergo delayed
इम्प्लांटेशन से, तो उसका थोड़ा टाइम लग सकता है। ऑटर्स नॉर्मली गिव बर्थ इन मोर सिक्योर डेंस, एक ऐसे एरिया के अंदर टू अवॉइड डिस्टर्बेंसेज, वहां पे डिस्टर्बेंस ना हो, वहां पे ऑटर्स बच्चे देती है। नेस्ट्स आर लाइंड विद द बेडिंग टू कीप द कब्स वार्म, उसके अंदर ऐसे लगे कि वो कब्स को वार्म रखे। Okay, worms mummy is away feeding, worms mummy is away feeding। तो यहाँ पे सिर्फ इतनी बात की गई है कि बच्चे कब पैदा किए जाते हैं, ये नहीं कि कोई ग्रो कैसे करता है। अब अपने को ऐसे लगा कि वो ग्रो आंसर है कि कैसे, लेकिन इसमें ऐसा कोई नहीं कि बच्चे कब पैदा किए जाते हैं, बस ये बात की गई है। बच्चे पैदा करने की बात की गई है, तो हम यहाँ से देख लेते हैं। हीट ऐसी बात नहीं है, ये बात भी नहीं है। कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस नहीं है। कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस का मतलब हुआ है कि जो ओपिनियंस हैं वो अलग अलग हैं ऑन हाउ टू प्रिजर्व, कैसे उसका प्रिजर्व किया जाए। शायद मैंने ये पहले बताया नहीं था, स्किप कर दिया था। 6 से 8 तक पहुंच गए थे। कन्फ्लिक्टिंग होता है किसी भी चीज के अंदर मतलब हमारा एग्रीमेंट नहीं हो, उसको कन्फ्लिक्ट बोलते हैं। मतलब जैसे आप में और मुझ में कन्फ्लिक्ट हो गया, मतलब हमें कुछ फ्रिक्शन हो गया, हमें किसी बात के लिए डिसएग्रीमेंट हो गए। ओके, कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन ऑन हाउ टू प्रिजर्व, तो इसमें ये बात ये ऑटर्स ग्रो, हाँ ग्रो वाली बात जरूर है, लेकिन हाउ डिस्क्रिप्शन नहीं दी, ऐसे इतना है कि कौन से सीजन में वो ग्रोथ उनकी होती है, किए जाते हैं। तो हम उसके लिए डी एक बार छोड़ देते हैं, और कुछ भी नहीं है। सोशल सॉल भी यहाँ पे भी नहीं मैच किया है, कुछ भी नहीं मैच किया, तो डी हम छोड़ देते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन प्लीज। नेक्स्ट पे चलते हैं, सी डी ई ई चलते हैं। ऑटर्स नॉर्मली गिव बर्थ इन द मोर सिक्योर डेंस टू अवॉइड द डिस्टर्बेंस, ये बात वही दोबारा फिर लेट्स ऑन विद बेडिंग्स। ओके, वाटर से फिर वही बात आ रही है दोबारा। टू कीप द कब्स वार्म व्हाइल इज अवे फीडिंग, व्हाइल worms while is away feeding. Little size varies between 1 to 5 for some unknown regions. Coastal otters tend to produce smaller litters. Okay, litters मतलब उनका जो litters, I want to say litters, जैसे मैं ये कहूँ कि जैसे आजकल रोड्स के ऊपर है बहुत सारे पशु वगैरह जानवर वगैरह लिटर्स कर रहे हैं, मतलब जिसे बाइक वगैरह स्लिप हो जाती है। अब आप इसका हिंदी मीनिंग खुद ही अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है। बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो सड़क के ऊपर लिटर्स कर जाते हैं, और जिसे बाइक वगैरह स्लिप होने की संभावना रहती है, उनका मन हो तो जो भी उसको लिटर्स कर लेता है। ओके, तो एट 5 वीक्स दे ओपन देयर आईज, आंखें खोलते हैं। टाइनी कब्स, उसका 700 ग्राम उसका वेट होता है। एट 7 वीक्स वो ये होता है, सॉलिड फूड खाता है, ये करता है, लीव नेस्ट, उसके बाद वो अपना घोंसला छोड़ देता है। ब्लिंकिंग इनटू द डे लाइट फॉर द फर्स्ट टाइम, से अपनी आंखों को थोड़ा सा वो जो जगता है, जो भी है इनटू द डे लाइट। आई थिंक वो कब्स कैसे ग्रो करता है, कितने फेज में करता है, वही आंसर है इसका। तो इसका हमने क्या वहां पे फाइंड आउट करना था, व्हाट वाज देयर। ओके, 6 नंबर, तो 6 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। 6 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। हमने किस किस का आंसर नहीं किया, मुझे बता सकते हो क्या? नहीं, वो इसमें से हमने किसका नहीं किया, हमने थर्ड का नहीं किया क्या? थर्ड का और फोर्थ का भी नहीं किया ना, वो आए नहीं, बात ही है इसकी। चलो ठीक है, हम देखते हैं, धीरे धीरे चलते चलते हैं। The flight of the British otters was recognized. Flight का बहुत बड़ी बात है। The group of the British otters was recognized in the early 60s. early 60s का मतलब हुआ 60s, I think 1961-62 में, ये early 60s होते हैं, early 60s, but it was not until the late 70s, तो late 70s तक नहीं हुआ, that the chief cause was discovered. Pesticides such as ये दो होते हैं, डाइड्रिन भी बोलते हैं इसको, डाइड्रिन भी बोलते हैं, एल्ड्रिन्स वर फर्स्ट यूज्ड, ये पेस्टिसाइड होते हैं, ये यूज किए गए थे। मतलब पेस्टिसाइड का मतलब होता है कोई ऐसी चीज यूज करना जिससे जो क्रेचर्स हैं, जो छोटे क्रेचर्स हैं, जैसे हम स्प्रे वगैरह करते हैं खेतों के अंदर, वो पेस्टिसाइड्स होते हैं, वो जो छोटे क्रेचर्स वगैरह होते हैं खत्म कर देते हैं, या फिर प्लांट्स को भी खत्म कर देते हैं। इन 1920 एग्रीकल्चर एंड अदर इंडस्ट्रीज फर्स्ट टाइम यूज किया गया था एग्रीकल्चर में और अदर इंडस्ट्री में। दीज केमिकल्स आर वेरी persistent and had already been recognized as the cause of the huge decline in the populations of pale green falcons। ये falcons ना, falcons होता है बाज, पर ये होता है जो मींस दूसरे देश का आता है, तो उसको पेयर ग्रीन बोलते हैं। स्पैरो हॉक्स, ये भी बाज होता है, अदर प्रेडेटर्स। तो ये उनकी जो पॉपुलेशन थी उनको वो खत्म कर दिया उसने, मतलब उसको वो खत्म कर दिया। तो ये फर्स्ट टाइम एग्रीकल्चर के अंदर यूज किया गया था पेस्टिसाइड, जिसका नाम क्या था, डाइड्रिन्स और एल्ड्रिन्स। उसके बाद पेस्टिसाइड्स एंटर द रिवर सिस्टम में चला गया एंड द फूड चेन्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फिश एंड फाइनली वाटर्स तक भी पहुंच गया। विद एवरी स्टेप इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द केमिकल्स, जो केमिकल्स बढ़ रहे थे। फ्रॉम 1962 द केमिकल्स वर फेज्ड आउट, उसका यूज करना बंद कर दिया, उसको
कम कर दिया गया, बट वाइल सम स्पीसीज रिकवर्ड क्विकली, कुछ स्पीसीज तो क्विकली रिकवर्ड हो गई थी, और ऑटर्स नंबर्स डिड नॉट, ये ऑटर्स नहीं हुए थे, प्रोबेबली ड्यू मेनली टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, उनका जो निवास स्थान था वो खत्म हो गया था, मतलब वो जो निवास स्थान खत्म हो गया था, मतलब वो एग्रीकल्चर जो एरिया था वो उनका क्या हो गया था, वो खत्म हो गया था, रहने लायक जो एरिया था, रोड डेथ्स, तो एक्टिंग ऑन दी पॉपुलेशन फ्रैगमेंट्स बाय द सडन डेसिमेशन इन दी 50 60s, लॉस ऑफ जस्ट हैंडफुल एंड थोड़ा सा ऑटर्स इन वन एरिया, थोड़े से ऑटर्स किसी एक एरिया में बच गए थे, तो मतलब उनकी पॉपुलेशन का क्या हो गया था, विनाश हो गया था। ये आंसर किसका हो सकता है, इसका आंसर हो सकता है व्हाई द फेड इन द ऑटर्स का अफेक्ट्स, तो कंजर्वेशन एफर्ट्स में एग्रीकल्चर फेल हो गया था, मतलब वहां पे उनका हैबिटेट था वो फेल हो गया था, इट मींस एग्रीकल्चर के अंदर यूज किया गया था। तो फोर्थ का आंसर हम क्या भरेंगे, इसका आंसर एफ, क्या होगा आंसर फोर्थ का एफ होगा, क्योंकि उनके लास्ट में थोड़ा कंजर्वेशन एफर्ट्स किया गया था लास्ट में, ठीक है ना, वहां पे ये आप पढ़िए थोड़ा सा, इसको ध्यान से देखिए, लास्ट में कंजर्वेशन एफर्ट्स यहां पे लिखा है, ड्यू टू द एग्रीकल्चर एक्टिंग ऑन पॉपुलेशन फ्रैगमेंटेशन बाय द सडन डेसिमेशन इन 1960 50 and 60 लॉस ऑफ जस्ट हैंडफुल ऑफ ऑटर्स इन द एरिया में बच गए, कैन मेक द एंटायर पॉपुलेशन अनवायबल एंड स्पेल द एंड, तो मतलब एंड को वो खत्म कर सकते हैं। और बाकी यहां पे ये बताया एक्टिंग, एक्ट ऑन का मतलब होता है किसी पे काम करना, तो एक्ट ऑन क्या, फ्रैगमेंटेड, जो फ्रैगमेंटेड मतलब होता है जो टूट गए थे या अचानक डेसिमेशन से, डेसिमेशन होता है उनकी मृत्यु से, खत्म होने से, उस पे काम किया गया, वीकली काम किया गया। और ऊपर और भी क्या लिखा हुआ है, यस यस गॉट इट, ये लिखा था प्लाइट ऑफ द ब्रिटिश ऑटर्स वाज इन द अर्ली, उन्होंने मतलब ब्रिटिश ऑटर्स उसके बारे में खोज की गई, तो अंटिल 70 द चीफ कॉज वाज, उसने कॉज ढूंढा कि कौन सा वो कॉज था, तो दैट्स व्हाई वी कैन जस्ट फाइंड इट दैट द आंसर इज एफ फॉर द आंसर इज एफ फॉर द, इसके लिए आंसर एफ है फॉर द फोर्थ नंबर। ओके, सो अब हमने कितने कर लिए हैं, फर्स्ट सेकंड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ, सेवंथ और एट्थ पढ़ा है और नाइन्थ पढ़ा है, तो ठीक है आगे चलते हैं, सी डी एफ जी। Okay, otters numbers are recovering all around. Britain's populations are growing again in the few areas where they had remained and have expanded होता है विस्तार होना, remain होता है same बने रहना, from those areas into the rest of the country, बचे हुए country में, मतलब पूरे country में ये फैलना स्टार्ट हो गया है। This is almost entirely due to the legislation, ये legislation की वजह से है, conservation efforts की वजह से है, slowing down and revising the destructions of the suitable otters habitats and reintroduction from the captive breeding programs, and raising captive breeding otters is seen by mainly as a last resort, last सीन, ये मैं कई बार स्पीकिंग में करता था, एज अ लास्ट रिजॉर्ट होता है, जो अंतिम अपने पास कुछ बच जाता है लास्ट में, तो एज अ लास्ट रिजॉर्ट इसको माना गया। जो आर्गुमेंट्स रन्स द आर्गुमेंट्स आए वहां पे, रन्स दैट वेयर देयर इज नो सुटेबल हैबिटेट फॉर देम दे विल नॉट सर्वाइव, आर्गुमेंट्स आए, आर्गुमेंट्स मतलब था कि उनके अंदर कॉन्फ्लिक्शंस आ गई थी, मतलब आर्गुमेंट तभी हम करते जब हम उनकी बात से एग्री ना हो, तो आई होप यहां से थोड़ा थोड़ा ये मैच कर रहा है, और मुझे इसमें वो भी मैच करता दिखाई दे रहा है जो अभी पढ़ के आए थे ना। पहली बात तो मैं यहाँ पे जी पढ़ा ना, नहीं यहाँ पे जी लेजिस्लेटिव एक्ट जी, क्योंकि और तो कहीं रेफरेंस एक्ट के बारे में जी बन, और कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस ऑन हाउ टू प्रिजर्व, यहाँ पे मैं जी बन देता हूँ, यहाँ भी मैं जी बन देता हूँ, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्टिंग और ये दोनों का जी ही आंसर आ रहा है। बाकी आगे और पढ़ेंगे अपने को कहीं और लगा कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस, तो मुझे नहीं लगता कहीं और कोई बहुत सारा पढ़ चुके हैं, अभी एक ही पैराग्राफ आई थिंक बचा है, दिस नो हाउ विल बी सम ऑटर्स सोशल, नहीं ये भी बात नहीं है। और फोर्थ की थोड़ी सी मुझे से लगा एग्रीकल्चर फील्ड, वहाँ पे कंजर्वेशन एफर्ट्स लिखा, लेकिन वहाँ पे एग्रीकल्चर की बात नहीं आई है जी के अंदर, इसलिए हम जी का इसका नहीं कर सकते। मुझे जी का यही लगा, कॉन्फ्लिक्टिंग होता है आर्ग्यूमेंट, कॉन्फ्लिक्ट मैंने पहले बता दिया आपको, कॉन्फ्लिक्ट होता है कि हम किसी की बात से एग्री ना हो तो हम आर्ग्यू करते हैं, आर्ग्यू का मतलब होता है हम उससे बहस करते हैं या विचार विमर्श करते हैं जो हम उससे एग्री नहीं है। तो यहाँ पे मुझे ये लगा है जी हो गया, जी और कुछ बचा ही नहीं, जी हो गया, उसके नीचे नहीं और अपने वहाँ पे क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, 2 क्वेश्चन पढ़े हुए क्या, तो ठीक है यहाँ पे ये हो गया बी, तो एफ हो गया, तो जी में तो ठीक है लास्ट वाला एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेन हाउ वाटर्स कंपनसेट फॉर हीट। अब लास्ट में हमने सारे पैराग्राफ्स पढ़ लिए, हमें फोर्थ सॉरी इसका थर्ड का एंड नाइन्थ का ये आंसर नहीं मिला, ये मिल गया वही है कंफ्लिक्टिंग और किसी के अंदर ये नहीं है, तो ये दोनों ये जी आ जाएगा। लेकिन इसका अब हमने कंपनसेट फॉर हीट, कंपनसेट का मतलब होता है किसी की
जैसे कोई चीज खत्म हो गई, मान लो आपका कुछ जैसे आप इंश्योरेंस करवाते हो ना, इंश्योरेंस करवाते हो तो उसका कुछ डैमेज होता है, तो उसका कुछ गवर्नमेंट की तरफ से या कंपनी की तरफ से आपको दिया तो उसको कंपनसेट हो जाता है। तो फॉर हीट लॉस, तो यहाँ पे थोड़ा दोबारा पढ़िए, एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ ऑटर्स कंपनसेट फॉर हीट लॉस। तो जब वो हीट लॉस कर देती है तो उनको उसको क्षतिपूर्ति के लिए कौन सी चीज वापस उनको मिलती है, क्या चीज मिलती है, ये थोड़ा सा आपने थोड़ा जल्दी में पढ़ के ऊपर से आएंगे, थोड़ा सा लाइन में कहीं भी मिल जाए तो जी में नहीं कोई भी आया, डी में थोड़ा पढ़ ले, पहले डी में पढ़ लेते हैं। ठीक है, डी में देख लेते हैं। डी किसके लिए, रीड फ्रूट, अगर से इतना टाइम नहीं है तो वेट्स ये वेदर का ओके, दो रीड्स में रेंज इक्वलिटी फीमेल्स और डिस्टर्बेंस और ऑटिज्म की बर्थ सिक्योर से कब स्मोक है, नो इसमें आंसर नहीं है। हम स्टार्टिंग करते हैं, सी आंसर ऊपर से देखते हैं। ऑटिज्म रिलेटेड थोड़ा जल्दी में पढ़ना है, सो डिस्क्रिप्शंस में populations will be fast progressive for dancer for dancer. Okay, the capture problems in sweating. Feelings and wash force and force and secure safety. इसमें नहीं है, इसमें भी आंसर नहीं है, इसमें आंसर तो बी का ओके। सेंटी यूनिट फॉर वो हमने दोनों को पढ़ के आए ना, क्या एक कौन सा रहेगा था, सेंस वाला, सेंस और किसी में मिला नहीं तो वो बी में मिला अपने को, सेंस बी में था तो उसको तो बी कर दीजिए। अब लास्ट का हमें आंसर नहीं मिल रहा है, वो लास्ट का आंसर क्या बोल रहा है, लास्ट का आंसर कंपनसेट फॉर हीट लॉस। हीट लॉस तो हमने किसी भी पैराग्राफ में तो पढ़ा ही नहीं, हीट लॉस तो किसी पैराग्राफ में आया नहीं। हीट लॉस, हीट के बारे में बात ही नहीं किसी पैराग्राफ में, थोड़ा सा फास्ट स्पीड में पढ़ो। बी बी तो दो जगह तो हो जाता है, सी नहीं हुआ है, कोस्टल्स बी अपार्ट फ्रॉम फिश नहीं, नो नो। डी में थोड़ा दोबारा देख लेते हैं, फूड वाटर्स रेस्पिरेशन ब्रीदिंग्स, नो। ई में देख लेते हैं, अवॉइड बी फूड सर्कल्स, नो। एफ में पॉइंट ऑफ वो तो हमने पढ़ा है, दो chemicals filled out with deaths. There is no suitable where there is suitable habitats. अब इसमें हीट लॉस टेम्परेचर के बारे में बात कर सकती है। स्टार्ट फ्रॉम द ए नंबर, तो ढूंढना पड़ेगा जल्दी से। ओके, ऑटर्स हैव लॉन्ग थिन बॉडीज ऑफ द आइडल फॉर द डांस आउट द हिलिंग्स एंड अदर सेंटर्स मे बी to the full long cell. So females are small, differentiations larger or smallest among the otter species. Has the characteristic of the waters jails in the base of cheap personality provided for okay, propulsions unit when swimming is fast underwater. Otters are far consist of the two classics forms, but what covering some fur which dense and fine equivalent and otters are thermal underwear. Sea waters reduce the waterproofing and insulating quality of otters. That's why for also important as the cost after swimming they wash first of the clothes and seeking some purements to rub dry.